तो कहते हैं टाइम इज मनी, मनी इज टाइम। तो बिना समय गवाए आइए सीधे शाप्स के पास चलते हैं और इसके साथ ही रुचिका भगत जी हमारे साथ इस वक्त जुड़ चुकी हैं। शाप के तौर पर उन्होंने ज्वाइन किया है। आप सीए हैं, जीएसटी टैक्स फाइनेंस एक्सपर्ट की खासी जानकारी रखती हैं। रुचिका जी, आप ही के साथ शुरू करती हैं और क्योंकि समय कम रहेगा मैं चाहूंगी इस चारों को फटाफट से इन्वॉल्व कर लूं। आज जो ऐलान किया गया मिडिल क्लास को लेकर मच अवेटेड था और बहुत लंबे समय से सरकारों के ऊपर प्रेशर भी था कि मिडिल क्लास को कोई राहत दे। ये राहत का पर्सपेक्टिव क्या है? क्योंकि रेवेन्यू का बोझ बढ़ेगा, मिडिल क्लास को राहत इधर मिलेगी, उनके पास पैसा खर्च करने के लिए उपलब्ध होगा, वो वापस मार्केट में जाएगा। तो इस तमाम चीज़ों को ध्यान में रखते हुए क्या इस बड़ी राहत का ऐलान किया गया? देखिए, मच अवेटेड जो था वो ये था कि 10 लाख तक हमें टैक्स एग्जेम्पशन की इंक्रीमेंट होगी, बट ये एक्स्ट्रा बोनंजा वाली बात हो गई। अगर आप 10 एक्सपेक्ट कर रहे थे और 12 आपको मिल गया, तो एक तो ये चीज़ है कि एक्स्ट्रा बोनंजा है सबसे पहले। तो दूसरी बात, जब आप कहते हैं कि रेवेन्यू पे बर्डन पड़ेगा, तो मेरे को नहीं लगता है रेवेन्यू पे बर्डन पड़ेगा। हाँ, इसके अंदर एक चीज़ होगी कि आपकी स्पेंडिंग पावर जो है मिडिल क्लास सेगमेंट की बढ़ेगी। सरकार पर रेवेन्यू का बोझ नहीं पड़ेगा। सरकार पे जो रेवेन्यू का बोझ पड़ेगा उसको इनडायरेक्टली फिर सरकार को मिलेगा exactly, भी। हाँ। आप अगर स्पेंडिंग पावर आपकी बढ़ती है, आप जीएसटी ज़्यादा पे करते हैं, अपार्ट फ्रॉम दैट जो दूसरे निम्न परिवार की जो निम्न वर्गीय है उसको अल्टीमेटली उसका बेनिफिट मिलता है क्योंकि उसकी इनकम बढ़ती है। तो एक से एक अगर आप देखेंगे तो ये पहिया है जो घूमता है। तो आपने अगर उनके हाथ में कैश इन हैंड ज़्यादा दिया, उनकी इनकम बढ़ाई, वो स्पेंड ज़्यादा करेंगे, अल्टीमेटली वो मार्केट में ही घूमेगा पैसा। अच्छा, ये जो बस एक छोटा सा और कंफ्यूजन मैम दूर करिएगा कि ये जो 12 लाख तक की छूट दी गई, 12 लाख तक का एग्जेम्पशन है और तब तक कोई भी टैक्स नहीं लगेगा, लेकिन उसमें साथ साथ 75,000 का जो स्टैंडर्ड डिडक्शन है, जरा उसमें बताइए कि कितना, जरा सा भी अगर ऊपर होता है तो फिर आप नेक्स्ट स्लैब में एंटर कर जाएंगे, उतना परसेंटेज आपको देना पड़ेगा, या स्टैंडर्ड डिडक्शन के ऊपर उसका परसेंटेज रहेगा? जरा उसको एक बार एक्सप्लेन कर दीजिए। देखिए, पहले क्या था, 3 लाख से हमारी स्लैब शुरू होती थी, मगर एग्जेम्पशन लिमिट जो थी वो 7,75,000 थी। 75,000 रुपये हमारी स्टैंडर्ड डिडक्शन थी और 7 लाख रुपए तक इनकम इसलिए माफ़ होती थी क्योंकि हमें 87A की रिबेट मिलती थी। ऑन द सिमिलर ग्राउंड्स हमारी 4 लाख रुपए से एग्जेम्पशन लिमिट स्टार्ट है अब, मगर हमारी इनकम 12 लाख माफ़ है क्योंकि ये जो बीच के 5 लाख रुपए हैं ये 87A की रिबेट से कवर होते हैं और जो एक्स्ट्रा 75,000 रुपये हैं वो स्टैंडर्ड डिडक्शन के लिए। तो जो 12,75,000 की लिमिट है वो सैलरी क्लास वाले एम्प्लॉयज़ के लिए, बट आम जनता के लिए जो जॉब नहीं करते हैं, जिनकी सैलरी इनकम नहीं है, उनके लिए 12 लाख रुपए की लिमिट। शिखा जी, उपाध्याय सर, चूंकि इकोनॉमी का जिक्र हो रहा है और तेजी के साथ जो है अर्थव्यवस्था को बढ़ाने की बात हो रही है उपाध्याय जी, तो आपको क्या लग रहा है कि इस बार की बजट में ये जो टैक्स लिमिटेशंस किए गए हैं 12 लाख तक के, इसमें इकोनॉमिकल ग्रोथ में क्या फर्क होगा और मनी फ्लो किस तरीके से होगा देश में? हाँ, तो जैसे बात की जा रही है कि मिडिल क्लास को आपने राहत दी है। हमारे यहाँ पे टैक्स रिटर्न तो काफ़ी होते हैं, 10 करोड़ होते हैं, लेकिन टैक्स एक्चुअली देने वाले तो 3 करोड़ ही होते हैं जी। तो हम ये जो राहत की बात कर रहे हैं तो उन 3 करोड़ लोगों के लिए है। तो किसी को 80,000 का फ़ायदा होगा, किसी को 1 लाख का होगा, या किसी को 35,000 का होगा। तो उस तरह से तो डेफिनेटली मतलब थोड़ी बहुत राहत तो पहले भी मिलती थी, पर वो अमाउंट बहुत कम होते थे और मार्जिनल चेंज ही होता था जी। इस बार एक बहुत बड़े पैमाने पे एक बहुत सरकार कह रही है कि हम 1 लाख तक टैक्स नहीं लगाएंगे और 2 लाख के बाद ही 30% लगेगा। तो एक बड़ा चेंज आप इसको मान सकते हो। जी। तो उस तरह से, लेकिन अब अच्छा ठीक है, आपने कंजम्पशन कह रहे हो कि कंजम्पशन बढ़ेगा इससे, जी। तो प्राइवेट इन्वेस्टमेंट भी बढ़ सकता है। अभी तक एक आर्गुमेंट ये आ रहा था कि प्राइवेट इन्वेस्टमेंट क्यों करें, क्योंकि सर अगर मैं मान लो रोकूंगी आपको। गजेंद्र सिंह शेखावत से मेरे सहयोगी आदित्य नागर से मैं बातचीत करिए, आपको सीधा लिए चलते हैं। हम सब लोगों के लिए आज एक बड़ा दिन है। 2010 में माननीय मोदी जी के नेतृत्व में सरकार बनी थी, तब 50,000 रुपये जो सीमा हुआ करती थी वो बढ़ करके 12 लाख तक पहुंची है। और मध्यम वर्ग की भारत के निर्माण में और भारत के विकास में जो महती भूमिका है, उसका सम्मान आज माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में, उनके मार्गदर्शन में वित्त मंत्री ने अपने बजट पाठ में किया है। मध्यम वर्ग के और सैलरीड क्लास लोगों के जेब में जब टैक्स में इस तरह का रिलीफ देने के चलते हुए, कराधान प्रक्रिया को सरल करने के चक्कर चलते हुए जो पैसा आएगा, ये निश्चित रूप से इन्वेस्टमेंट को भी जो है प्रमोट करेगा और साथ साथ में मार्केट और टूरिज्म दोनों को इंसेंटिवाइज करेगा। आज भारत में सबसे बड़ा ग्रुप अगर कोई है तो वो समाज में मध्यम वर्ग का है, और मध्यम वर्ग एस्पिरेशनल क्लास है, और उसके हाथ में पैसा आना बाजार
और पर्यटन दोनों के लिए एक बहुत सुनहरे भविष्य की रचना करने वाला है। मैं माननीय वित्त मंत्री जी को इसके लिए हृदयपूर्वक, एक मध्यम वर्ग का नागरिक होने के नाते हृदयपूर्वक बधाई देना चाहता हूँ, अभिनंदन करना सर, चाहता इसमें कोई डाउट नहीं कि मध्यम वर्गीय के हाथ में जब पैसा आएगा तो वो इन्वेस्ट भी करेगा, मार्केट में भी खर्चा करेगा। लेकिन सवाल ये है कि 2024 के चुनाव में ऐसा नहीं हुआ, लेकिन दिल्ली के चुनाव इतने महत्वपूर्ण, आप भी अभी चुनाव प्रचार में जा रहे हैं, लगातार जा रहे हैं, दिल्ली के चुनाव इतने महत्वपूर्ण कि मध्यम वर्ग को या अरविंद केजरीवाल के मांगे करने के बाद केंद्र सरकार को ये करना पड़ा। मुझे लगता है कि हर विषय को चुनाव के साथ में जोड़ करके देखना ये सर्वथा अनुचित है। देखिए, जब 2014 में माननीय मोदी जी के नेतृत्व में सरकार बनी थी, उस समय सरकार की वित्तीय स्थिति, देश की वित्तीय स्थिति, बैंकों के किस तरह के हालात थे, उन सबको देखते हुए पहली प्राथमिकता जो थी वो गरीब को मूलभूत आवश्यकताओं की चुनौती से बाहर निकालना था। आज सरकार उससे बाहर निकाल करके जब देश को विकसित बनाने के लिए काम कर रही है, उस दिशा में आगे बढ़ रही है, तब मध्यम वर्ग को राहत देना, एमएसएमई को राहत देना, एमएसएमई का हैंड होल्डिंग करना और भारत की ह्यूमन रिसोर्स कैपिटल में निवेश करना, ये तीनों प्राथमिकताएं जो आज माननीय मोदी जी के नेतृत्व में इस बजट के माध्यम से दिखाई गई है। हमने 4 वर्टिकल्स, कृषि, इन्वेस्टमेंट, एमएसएमई और एक्सपोर्ट, इन 4 वर्टिकल्स को स्ट्रेंथन करने की जो बात की है, निश्चित रूप से देश को विकसित करने की दिशा में इस अमृतकाल में एक लंबी छलांग जो है वो भारत को देने वाला है। सर, इस बजट के बाद आपके कंधों पर जिम्मेदारी इसलिए भी बढ़ जाती है क्योंकि खर्चा तो बता दिया। अभी तक टैक्स से एक बड़ा पैसा आता था सरकार का, लेकिन अब टैक्स में इतनी रिबेट मिली है, तो अब टूरिज्म सेक्टर, मेडिकल टूरिज्म की बात कर लें, कल्चरल टूरिज्म की बात कर लें, वो एक बहुत महत्वपूर्ण है। तो इस बजट में आपको टूरिज्म में क्या कुछ लगता है जो बहुत बड़ा? देखिए, जैसा मैंने कहा कि मध्यम वर्ग के जेब में जो पैसा आएगा उससे टूरिज्म को बूस्ट मिलेगा। उसके अतिरिक्त पर्यटन क्षेत्र एक विषय को लेकर के बहुत वर्षों से प्रतीक्षा कर रहा था। पहले राजस्थान ने शुरुआत करके टूरिज्म को इंडस्ट्री का स्टेटस दिया था, लेकिन टूरिज्म इंफ्रास्ट्रक्चर के क्रिएशन में, विशेष रूप से होटल्स एंड इन सब के बनाने में, जिस तरह से कैपिटल इंटेंसिव ये सेगमेंट है, बैंक्स जो लोन देते थे उसमें इंफ्रास्ट्रक्चर स्टेटस नहीं होने के कारण से जो रीपेमेंट का पीरियड बहुत कम होता था, इसलिए प्रोजेक्ट वाइबल नहीं हो रहे थे। हमने आग्रह किया इंडस्ट्री की मांग पर भी और आवश्यकता को देखते हुए भी। मैं इस बात के लिए अभिनंदन करना चाहता हूँ और इसको इस दृष्टिकोण से देखता हूँ कि आज पर्यटन के उद्योग के दृष्टिकोण से भारत में बहुत बड़ा दिन है, एक नई शुरुआत का, नए प्रारंभ का दिन है, जब 50 आइकॉनिक डेस्टिनेशंस पर होने वाले ऐसे प्राइवेट इन्वेस्टमेंट को इंफ्रास्ट्रक्चर स्टेटस की संज्ञा दी गई है। और मैं ये मानता हूँ कि ये शुरुआत इस देश को टूरिज्म के दृष्टिकोण से बहुत नई ऊंचाई तक लेकर के तो ये जाएगी। कहना गलत नहीं होगा कि जहां हम कैपिटल टूरिज्म पर, कैपिटल इंफ्रास्ट्रक्चर पे, कैपिटल इन्वेस्टमेंट पे डिपेंड करते थे, टैक्सेस पे करते थे, तो अब देश की इकोनॉमी आने वाले समय में टूरिज्म पे बहुत डिपेंड करेगी। निश्चित रूप से अपार संभावनाएं हैं। आज भारत के फॉर्मल इकोनॉमी में लगभग 5.6% टूरिज्म का जो है वो हिस्सेदारी है, और अगर इनफॉर्मली मैं सबको जोड़ दूं तो ये लगभग डबल डिजिट की क्योंकि होती सर है। मालदीव्स की तो 80 से ज़्यादा प्रतिशत इकोनॉमी उस पर डिपेंड करती है। मालदीव्स की तुलना भारत से नहीं की जा सकती। भारत बहुत बड़ा देश है, बहुत विविधताओं वाला देश है, लेकिन मैं ये मानता हूँ कि हम टूरिज्म की फॉर्मल इकोनॉमी में भी जो कंट्रीब्यूशन उसको 12% तक आराम से ले जा सकते हैं, इतनी संभावनाएं हैं। आने वाले 5 सालों में हम इसको डबल डिजिट तक ले जा पाएँ, इस दृष्टिकोण से हम काम कर रहे हैं। सर, राजस्थान के लिए सवाल, क्योंकि इस बजट में राजस्थान को भी सेंट्रल टैक्स के लिए भी तमाम चीज़ें आई हैं, सड़क पानी के लिए भी आया है। राजस्थान में सड़क पानी दोनों महत्वपूर्ण है, टैक्सेस महत्वपूर्ण है, कैसे देखते हैं? देखिए, राजस्थान के दृष्टिकोण से, क्योंकि राजस्थान की पूर्ववर्ती सरकार की विफलता के चलते हुए, उसकी उदासीनता के चलते हुए, उसकी राजनीतिक हठधर्मिता के चलते हुए जल जीवन मिशन में राजस्थान पिछड़ गया था, और मिशन पीरियड ख़त्म होने तक जल जीवन मिशन में राजस्थान में आधा काम भी नहीं हो पाया। आज माननीय वित्त मंत्री जी ने राजस्थान के लिए एक बड़ी सौगात देते हुए जल जीवन मिशन को 2028 तक एक्सटेंड किया है, और मैं ये मानता हूँ कि आज बजट में आदरणीय निर्मला जी की वो पंक्तियाँ सुनकर के राजस्थान की हर महिला, हर गृहिणी, हर ग्रामीण क्षेत्र में रहने वाली मेरी माँ और बहन, जिसको अभी भी सिर पर मटके में पानी ढोकर लाना पड़ता है, वो आज मोदी जी और माननीय निर्मला जी को बहुत सारा आशीर्वाद दे रही होंगी। इसके अतिरिक्त भी अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर पर जिस तरह से थ्रस्ट इस बजट में किया गया है, जो छोटे छोटे शहर हमारे हैं
उन शहरों का पानी और सूवेज उसको जो है स्ट्रेंथन करने के लिए भी जो 1 लाख करोड़ रुपए का निवेश होगा ऐसा कल्पना की गई है। ये भी निश्चित रूप से राजस्थान के लिए भी अत्यंत लाभदायक होगा। एक आखिरी सवाल सर, और सही मायने में समझना चाहेंगे कि इस बजट से दिल्ली और बिहार के चुनाव के नतीजों में कितना फर्क देखने को मिलेगा आपको? देखिए, मैं आपको एक बात स्पष्ट कर दूं, दिल्ली का चुनाव इस बजट के इतर भी भारतीय जनता पार्टी प्रचंड बहुमत से जीत रही है। ये बजट है नहीं है, दिल्ली की जनता के सामने आम आदमी पार्टी और उसके मुखिया का चेहरा, चाल और चरित्र तीनों बेनकाब हो गए। आप धरातल पर जाकर के देखिए, जनता खुल करके भारतीय जनता पार्टी की डबल इंजन सरकार बनाने का निर्णय कर चुकी है और 100% भारतीय जनता पार्टी की सरकार बन रही है। और बिहार में अवश्यंभावी हार को देखते हुए कांग्रेस पार्टी और उनके साथ में जो बिखरा टूटा फूटा जो गठबंधन खड़ा है, वो टूटा फूटा गठबंधन जो है वो बिहार की अवश्यंभावी हार को देख करके बौखलाया हुआ है। तब इस चुनाव में बिहार के को दिए गए विषयों को लेकर के टिप्पणी कर रहे हैं। बिहार को मखाना बोर्ड, अब मखाना आज सुपर फूड के रूप में पूरी दुनिया में आइडेंटिफाई हुआ है। मखाना उत्पादक किसान को इंसेंटिवाइज करने, वो केवल बिहार में नहीं है, उत्तर प्रदेश में भी है, अन्य क्षेत्रों में भी है, उन सबको इंसेंटिवाइज करना, उन सब की जो है वो प्रॉफिटेबिलिटी बढ़े, उसको स्केल अप कैसे किया जा सकता है, उसको नई तकनीक के साथ कैसे जोड़ा जा सकता है, उसको लीस्ट लेबर इंटेंसिव कैसे बनाया जा सकता है, इस सब के लिए एक बोर्ड का निर्माण यदि होता है, उसको मात्र बिहार के चुनाव के दृष्टिकोण से देखना इस बात को इंगित करता है कि उनके मन में छटपटाहट कितनी गहरी है। बिल्कुल सर, तो ये थे गजेंद्र सिंह शेखावत, और ना सिर्फ गजेंद्र सिंह शेखावत जी के चेहरे पर बीजेपी के कार्यकर्ता, जबकि देश के मिडिल क्लास के चेहरे पर आज जो चमक है वो कहीं ना कहीं ये बजट में दर्शा रही है। और साथ में ये चुनाव के नतीजे, हालांकि गजेंद्र सिंह शेखावत जी का मानना है कि बजट जैसा भी है जीत निश्चित है। कैमरा पर्सन सुनील के साथ आदित्य नागर, भारत 24। केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत को भी आपने सुना, जो कह रहे हैं कि जो बजट है वो सर्वसमावेशी है। लेकिन एक बार फिर से चर्चा पे वापस लौटते हुए, और अभिषेक जी आपसे सवाल, क्योंकि ये जो टैक्स रिबेट है 12 लाख और स्टैंडर्ड डिडक्शन को अगर इंक्लूड कर ले तो 12,75,000, ये न्यू टैक्स रिजीम के लिए, जो अभी भी पुराने परिस्थिति है उनके पास क्या ऑप्शन? और इसके अलावा वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने न्यू टैक्स बिल की बात की, उन्होंने कहा कि अगले हफ्ते उसको लेकर के आएंगी, तो इसमें पॉसिबिलिटीज़ क्या है? एज एन एक्सपर्ट आप इसमें संभावनाएं क्या देख रहे हैं न्यू टैक्स बिल में? देखिए, पहली बात तो ये जो गज्जू बना ने कहा कि 50,000 से बढ़कर 12 लाख हो गई, वो जैसे महाभारत में कहा था अश्वत्थामा तो मारा गया किंतु नर नहीं आती, वैसी बात है। तो वो ओल्ड टैक्स रिजीम की बात है, वो अभी भी 2.5 लाख है। ओल्ड और न्यू टैक्स रिजीम में ये फ़र्क है कि ओल्ड टैक्स रिजीम में डिडक्शंस एग्जेम्पशंस हैं, नई रिजीम में कुछ नहीं, फ्लैट है, सिंपल है। तो 12,75,000 जो आप बात कर रहे हैं वो एक सैलरीड के लिए है। मान लीजिए पिछले साल की बात करें तो किसी सैलरीड को 10 लाख रुपए इनकम थी तो उसका टैक्स 54-55 हज़ार रुपये के बीच में पड़ता था। अब मान लीजिए उसे इस साल 10 लाख से 11 लाख इनकम हो जाती है, 10% बढ़ जाती है, तो 11 लाख पर उसका टैक्स 0 है, तो मोटा मोटा 54-55 हज़ार रुपये उसके हाथ में बच जाएंगे, यानी 4,500 रुपये महीना उसके हाथ में एक्स्ट्रा आएंगे जो टैक्स के उसके बच गए। तो ये एक बहुत बड़ी रिलीफ है जो एक मिडिल क्लास के हाथ में आएगी। मोटा मोटा 1 लाख रुपए कमाने वाले ज़्यादातर मिडिल क्लास के लोग हैं और सैलरीड क्लास इस बीच में रेंज में रहता है। और 1 लाख रुपए कोई बहुत ज़्यादा नहीं होते, महीना ख़त्म होते होते वो भी ख़त्म हो जाते हैं। बात करते हैं नए टैक्स बिल की, तो नया टैक्स बिल आएगा। ये पहले ही बोल दिया गया है कि डीटीसी कोड नया नहीं आ रहा, ये तो बहुत साल से आने की बात थी। पी चिदम्बरम साहब भी डीटीसी लेकर आए और उसके बाद प्रणब मुखर्जी भी लेकर आए, और अरुण जेटली जी ने भी एक कमेटी बनाई थी जिसमें 3 लोग थे जिन्होंने नया टैक्स बिल सबमिट किया था, पर वो कभी भी पार्लियामेंट में पेश हुआ ही नहीं, एक्सेप्टेंस नहीं हुई। और उसके जितने प्रावधान थे और जो पहले भी डीटीसी थे उसके ज़्यादातर चीज़ें एक्सेप्ट हो चुकी हैं। तो नया टैक्स बिल बिल्कुल नया आएगा या करंट के बिल को चेंज करते हुए लाएंगे, ये एक देखने वाली बात होगी। जाहिर तौर पर ये देखने वाली बात होगी। सर थोड़ा सा वक्त की कमी है, माफी चाहूंगी इसके लिए। कुणाल जी, मैं उद्योग जगत के हिसाब से देखूं तो आप इस बजट को कितने मार्क्स देते हैं? देखिए, उद्योग जगत के पर्सपेक्टिव से बहुत सारी जो प्लान्ड एक्सपेंसेस थे पिछले बजट के वो स्पेंड नहीं हुए हैं, इसीलिए कहीं ना कहीं कैपिटल एक्सपेंडिचर कम हुआ है इस बजट में। पिछले साल के 11.1 लाख करोड़ के बनिस्बत इस साल 10.8 लाख करोड़ के आसपास का यहाँ पे कैपिटल एक्सपेंडिचर दिखाया गया है। पहली बारी पिछले 10 साल में कटौती हुई है कैपिटल एक्सपेंडिचर को लेकर।
कैपिटल एक्सपेंडिचर कहीं ना कहीं गवर्नमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर स्पेंड करती है, भले वो डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर हो, फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर हो, और जो गवर्नमेंट के एक्सपेंसेस रहते हैं। ये ऑन अ नेगेटिव साइड इट कैन ऑल्सो बी अबाउट कि गवर्नेंस हैज़ नॉट रियली हैपन्ड वेरी वेल। तो जो जिसे हम मोदी साहब ने जैसे एंट्री करते वक्त एक बोला था मिनिमम गवर्नमेंट मैक्सिमम गवर्नेंस, तो जो छोटे छोटे स्टेप्स हैं जिससे कॉमन मैन को इम्पैक्ट होता है, वो वाले स्टेप्स लेने की ज़रूरत है। ये बोलते हुए ये मिडिल क्लास के तौर से अगर देखा जाए इसको, और दिल्ली, महाराष्ट्र, कर्नाटका, आंध्र प्रदेश की अगर हम इकॉनमी देखें, गुजरात की इकॉनमी देखें, जहाँ मेजर वर्ग मिडिल क्लास ही है, उसके पर्सपेक्टिव से इस बजट को 10 on 10 दिए जाएंगे। अगेन अलग अलग पर्सपेक्टिव से, कोई किसान शायद इसको 6 on 10 देंगे, 5 on 10 देंगे, मिडिल क्लास इसको 10 on 10 देगा, या अगर हो अगर संभावना हो तो 11 on 10 भी देगा। क्योंकि कहीं ना कहीं अगर आप देखें तो पहली बारी कहीं ना कहीं किसी बजट ने पहली बारी मिडिल क्लास के हाथ में ऑन एवरेज 40-50 हज़ार रुपये एक्स्ट्रा छोड़ा है। अब ये मिडिल क्लास को कौन है, मतलब ये 3 लाख से 50 लाख रुपए कमाने वाले नौकरी वाले लोग हैं, एजुकेटेड क्लास हैं, ये लोग ये पैसा कहाँ लगाएंगे? यस, टूरिज्म के ऊपर लगाएंगे, एजुकेशन के ऊपर लगाएंगे। का तो दबाव कम हुआ, लेकिन मेरे ऊपर बहुत दबाव है सर एक ब्रेक पर जाने के लिए। लेकिन बट थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू, क्योंकि जाहिर है कि मैम ने जैसा कहा कि बोनांजा है, अब जितना मिल गया उसमें हम खुश हैं। और इस बार चलिए मिडिल क्लास के नाम पर ही बल्ले बल्ले करते हैं, 10 out of 10 देते हैं। थैंक यू सो मच, आप सभी शार्प्स ने हमें ज्वाइन किया।